भारत सरकार द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चलाई जा रही योजना सुकन्या समृद्धि या एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में आपने भी ज़रूर सुना होगा या हो सकता है आप भी इन योजनाओं का लाभ ले रहे हों। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं एलआईसी के सुरक्षा और लाभ प्रदान करने वाली योजना कन्यादान पॉलिसी के बारे में। लेकिन एलआईसी के पास कन्यादान नाम की कोई पॉलिसी नहीं है। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। मैं लगभग 18 सालों से इस फील्ड में आप लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। तो आज बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जिस पॉलिसी का नाम है कन्यादान, लेकिन एलआईसी के पास कन्यादान नाम की कोई पॉलिसी नहीं है। तो क्या है इस पॉलिसी का असली नाम, क्यों फेमस हुई ये कन्यादान के नाम से, और किन पेरेंट्स के लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट है कन्यादान पॉलिसी, और किन लोगों को ये पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए या उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम, बेहतरीन प्रोडक्ट साबित नहीं होता है, जानते हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं एलआईसी की इस पॉलिसी जिसको हम जानते हैं कन्यादान के नाम से, और इसका एक्चुअल ऑफिशियल एलआईसी का में जो नाम है वो है जीवन लक्ष्य, और इसका टेबल नंबर है 933। ये एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है जिसका मार्केट से कोई लिंक नहीं है। पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती है, और सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है। इसमें रिस्क कवर, बहुत हाई रिस्क कवर इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को मिलता है। लिमिटेड पेमेंट के साथ ये पॉलिसी अवेलेबल है। जो भी पॉलिसी का टर्म है उससे 3 साल कम प्रीमियम इसमें देना होता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो जो इस पॉलिसी का मिनिमम एज ऑफ एंट्री है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 50 ईयर्स। मतलब इसमें बच्चे के नाम पर हम इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। और जो पॉलिसी का टर्म है वो होगा मिनिमम 13 साल और मैक्सिमम होगा 25 साल। और जो प्रीमियम देने का जो टेन्योर होगा वो मिनिमम 10 साल होगा और मैक्सिमम 22 साल होगा। जो पॉलिसी टर्म है उससे 3 साल कम हमें इस पॉलिसी में प्रीमियम देना होता है। मोड प्रीमियम देने के 4 अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली ऑप्शन के साथ हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब पॉलिसी बच्चों के लिए की एजुकेशन या उसकी मैरिज को ध्यान में रखकर भी ली जा सकती है, और अदरवाइज़ आप अपनी और ज़रूरतों को या इंश्योरेंस रिस्क कवर की प्लानिंग के लिए या सेविंग के लिए भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। करें सम एश्योर्ड की या कवर की, तो मिनिमम 1 लाख रुपए का कवर इस पॉलिसी में लेना होता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल और हेल्थ की क्या पोजीशन है। क्योंकि ये प्रोडक्ट एलआईसी का है तो एलआईसी ने सभी लोगों को ध्यान में रखकर ही इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया है। मतलब कोई भी आदमी जो मिनिमम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले सकता है और इस पॉलिसी में वो इनरोल हो सकता है। अगर मैं राइडर की बात करूं तो इस पॉलिसी में 4 राइडर अवेलेबल हैं, और इन 4 में से किन्हीं 3 राइडरों को मैक्सिमम आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। जो पहला राइडर है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी का राइडर। इन दोनों राइडरों को आप अपनी पॉलिसी में, जब आपकी पॉलिसी में कम से कम 5 साल प्रीमियम देने का समय बचा हो, तो आप इनरोल करा सकते हैं। पॉलिसी लेते टाइम भी इस पॉलिसी में इन राइडरों को इनरोल किया जा सकता है, और बीच में भी इन राइडरों को अपनी पॉलिसी में इनरोल किया जा सकता है। तीसरा राइडर है टर्म इंश्योरेंस का राइडर, जो हमारी रिस्क कवर को इन्हेंस कर देता है। और जो चौथा राइडर है वो होता है क्रिटिकल इलनेस का राइडर। तो ये दोनों राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस का राइडर को हमें पॉलिसी लेते टाइम ही ऑप्ट करना होता है। जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर है वो लगभग 15 तरीके की क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है। और अगर ये खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर को अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है, फर्स्ट डायग्नोज हो जाती है, तो ये जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर है ये ट्रिगर करता है, और जो भी इसका सम एश्योर्ड हमने चूज किया होता है पॉलिसी में वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। प्रीमियम वेवर का राइडर इस पॉलिसी में इनबिल्ट है, तो उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम वेवर का बेनिफिट राइडर वो होता है जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस केस में सारी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं PWB, यानी प्रीमियम वेवर का राइडर। सरेंडर इस पॉलिसी को आप कर सकते हैं अगर आपको समहाउ पॉलिसी को बंद करना पड़ता है। तो अगर 2 साल की आपने प्रीमियम दे दी है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पेडअप भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। 2 साल अगर आपने इस पॉलिसी की प्रीमियम दे रखी है तो आप इसको पेडअप
ऑप्शन में जा सकते हैं। पेड अप ऑप्शन वो ऑप्शन होता है कि जिसमें अगर आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं बट आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं बट आप प्रीमियम समहाउ नहीं दे रहे हैं, तो उसी प्रेराटा बेसिस पे इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट अप्लीकेबल रहते हैं इस पॉलिसी में। और जो लोन की फैसिलिटी अगर की बात करूं तो ये भी 2 साल की प्रीमियम देने के बावजूद इस पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर हमें कभी भी इस पॉलिसी टेन्योर के बीच 2 साल के बाद कभी भी अगर समहाउ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो इस पॉलिसी में उसकी इसमें लोन अवेलेबल होता है, जो हमें जो हमारी सरेंडर वैल्यू आती है उसका 90% तक हम इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। नॉमिनी तो ऑब्वियसली इस पॉलिसी में ज़रूरी है और वो हमें इस पॉलिसी में नॉमिनेशन कराना होगा। जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, जो ट्रेडिशनल या रेगुलर पॉलिसीज़ में एप्लीकेबल होता है 4.5% पहले साल और 2.25% सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। सेटलमेंट का ऑप्शन भी इस पॉलिसी में अवेलेबल होता है। सेटलमेंट में हम अपनी पॉलिसी की जब मैच्योरिटी होती है तो उनको इक्वली इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, लमसम लेने के बजाय, जिसके लिए हमें 5 साल, 10 साल या 15 साल के 3 ऑप्शंस आते हैं। तो हमारे जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो इक्वली हमें इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। और सेम चीज़ पॉलिसी होल्डर के डेथ के केसेस में भी अब अवेलेबल होता है। नॉमिनी को इसका जो डेथ के बेनिफिट है वो इन 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट में मिल सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करूँ तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में एप्लीकेबल है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के केसेस में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मंथली के केसेस में केवल 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में उपलब्ध है। बात करें जब ये पॉलिसी पूरी मैच्योर हो जाएगी, जब हम इस पॉलिसी में टेन्योर पूरा कर लेंगे तो हमें क्या मैच्योरिटी के टाइम पर मिलेगा, तो इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो, और जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हम जिसको बोलते हैं, या सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो LIC ने बोनस इस पॉलिसी में डिक्लेयर किया है। हर साल LIC अपनी सभी पॉलिसियों में बोनस डिक्लेयर करती है, तो उसी बोनस के आधार पर हमारे इस पॉलिसी में हमें प्रॉफिट या इसका मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस भी देती है। अगर हम इस पॉलिसी में अंत तक बने रहते हैं तो LIC हमें एक एडिशनल फाइनल बोनस भी देती है। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू आती है। अगर बात करें कि डेथ के केसेस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉलिसी का पार्ट है जिसको हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है, और यही एक फ़ीचर है जो इस पॉलिसी को दूसरी पॉलिसीज़ से अलग करता है। तो समझते हैं ये डेथ बेनिफिट कैसे काम करता है। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी डेथ हो जाती है तो इस केस में ये पॉलिसी में जो प्रीमियम वेवर का जो बेनिफिट अप्लीकेबल होता है इनबिल्ट, वो ट्रिगर हो जाता है। बाकी बची हुई इस पॉलिसी के टर्म की प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है। अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है और एक्सीडेंट का राइडर अगर हमने उस पॉलिसी में लिया है तो एक सम एश्योर्ड उसी टाइम पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर हमने टर्म एश्योरेंस राइडर इस पॉलिसी में लिया है और डेथ नेचुरल तरीके से होती है तो भी इस केस में एक सम एश्योर्ड उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। अगर दोनों राइडर इस पॉलिसी में नहीं लिए हैं तो ऑन द स्पॉट या डेथ के टाइम पर इस पॉलिसी में कोई भी सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को नहीं मिलता है। और अगले साल से नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जब भी ये मिसहैपनिंग या डेथ हुई है पॉलिसी होल्डर के, उसके अगले वर्ष से और बचे हुए पॉलिसी के टर्म तक उस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड उसने चूज किया उसका 10% हर साल उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता जाता है रेगुलर, जब तक ये पॉलिसी पूरी नहीं हो जाती है। और वापस जब ये पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है तो उस टाइम पर भी उस पॉलिसी में जो भी मैच्योरिटी वैल्यू होती है, सम एश्योर्ड, उसका बोनस और उसका फाइनल एडिशनल बोनस, उस पॉलिसी में उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। और ये जो बेनिफिट मैंने पहले बताए वो एडिशनल सारे बेनिफिट है। एक हमने जो टारगेट फिक्स किया है मैच्योरिटी के टाइम पर कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत होगी बच्चे की एजुकेशन या शादी के लिए, तो ये दोनों केसेस में अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है या खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो गई है तो भी उतना निश्चित सम एश्योर्ड बिना प्रीमियम दिए भी इस पॉलिसी में मिलता है। तो ये इस पॉलिसी की एक बड़ी खूबसूरती है जिसकी वजह से इस पॉलिसी को बहुत पसंद किया जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए इस पॉलिसी का चुनाव करते हैं। जिन पेरेंट्स की बच्चों की एजुकेशन या शादी के लिए 13 साल से कम का समय बचा है तो उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा, बिल्कुल उनके लिए ये
बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित नहीं होगा। बट उसके अलावा जिनकी बच्चों के एजुकेशन में 13 साल से ज़्यादा का समय है या शादी में 13 साल से ज़्यादा का समय है, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं और ये सारे बेनिफिट इस पॉलिसी के वो लाभ ले सकते हैं। तो ये थे इस पॉलिसी के मेन फीचर, जिसकी वजह से हम इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। और एजुकेशन प्लान के लिए और बच्चों की मैरिज के लिए इस पॉलिसी को बहुत सूटेबल माना गया है, क्योंकि इस पॉलिसी ज़रूरी नहीं है हम इस पॉलिसी को केवल बच्चों के लिए लें, हम अपने लिए भी और अपनी फैमिली में किसी मेंबर्स के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं जो इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी के अंदर फिट बैठता है। तो ये थी जानकारी इस पॉलिसी जीवन लक्ष्य के बारे में डिटेल में। और अगर आपको समझना है कि ये पॉलिसी एक एग्जांपल के साथ कि कैसे एप्लीकेबल होगी, मैच्योरिटी इसमें कैसे मिलेगी और डेथ के केसेस में ये पॉलिसी कैसे काम करेगी, तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पूरे एग्जांपल से इस पॉलिसी की डिटेल को समझ सकते हैं। तो तब तक स्टे ट्यून, इंतज़ार करिए, मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो इस पॉलिसी के उदाहरण के एग्जांपल के साथ लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।